हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करेंगे व्यापारिक चक्र सिद्धांत की, ट्रेड साइकिल थ्योरी। इससे पहले हमने ट्रेड साइकिल का जो मीनिंग है, व्यापार चक्र क्या होते हैं और उसके विभिन्न फेजेस, वो हमने देख लिए थे। व्यापार चक्र का मतलब है उत्पादन, आय, रोजगार और कीमतों में जो अल्पकालीन उतार चढ़ाव की प्रक्रिया हम देख रहे हैं इकोनॉमी के अंदर, उनको हम ट्रेड साइकिल्स या व्यापारिक चक्र कहते हैं। इनको हमने 4 फेजेस में डिवाइड किया था। जब आय, रोजगार, कीमतों, उत्पादन, इन सब में वृद्धि हो रही तो उसको हमने समृद्धि का काल बोला था। जब इनमें थोड़ी गिरावट होने लगती तो उसको अवसाद या रिसेशन, इनमें बहुत ज़्यादा गिरावट हो जाए तो उसको हमने मंदी का नाम दिया, डिप्रेशन। और जब थोड़ी थोड़ी वापस रिकवरी होने लगती है, वापस मंदी से वापस इकोनॉमी वापस रिवाइव करने लगती तो हम उसको रिकवरी बोल रहे थे। इस तरह से ये चारों फेजेस हमने देख ली थी। अब आज यहाँ पर हम बात करेंगे कि व्यापारिक चक्र से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं। तो कुछ ओल्ड थ्योरीज हैं और कुछ नई थ्योरीज हैं। इन सारे सिद्धांतों को 2 भागों में डिवाइड किया गया, बाह्य सिद्धांत और आंतरिक सिद्धांत। बाह्य सिद्धांत की हम बात करें तो बाह्य सिद्धांत में जो अर्थशास्त्री हैं उनका कहना है कि जो व्यापारिक चक्र है वो बाह्य कारणों से आते हैं। व्यापारिक चक्र आने का कारण जैसे सूर्य के धब्बे, युद्ध, जनसंख्या में वृद्धि, नए आविष्कार, राजनीतिक घटनाएं आदि हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्टेनले जेवेंस ने जो कि एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, उन्होंने बताया कि युद्ध काल के पश्चात सूर्य के धरातल पर क्या होता है, काले काले धब्बे पड़ जाते हैं, जिसके कारण वर्षा होती है और कृषि उपज पर प्रभाव पड़ता है और व्यापार भी प्रभावित होता है। और इन धब्बों से कृषि उपज खराब भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा बारिश आ जाए तो खराब भी हो सकती है। तो उपज कम हो और कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाए तो अर्थव्यवस्था को बहुत क्षति पहुंचती है। तो मतलब एकदम से इनके उत्पादन में कमी हो जाती है। फिर यदि किसी किसी वर्ष बहुत मतलब अच्छा प्रभाव पड़ा तो उपज में वृद्धि भी हो सकती है। तो इस कारण से यहाँ पर हमें उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। लेकिन ये सिद्धांत से हमें ये नहीं पता चलता कि व्यापार में जो खराबी हुई है वो अच्छी उपज के कारण और कम कीमतों के कारण हो रही है, या खराब मतलब वर्षा के कारण, फसलों के खराब होने के कारण, उनकी ऊंची कीमतों के कारण हो रही है। तो ये एक मतलब पूरा एक संपूर्ण हम इसको नहीं मान सकते। तो इसलिए पूरे व्यापार चक्र को समझने के लिए कुछ आंतरिक कारणों को हमें समझना होगा और इन आंतरिक कारणों से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं, उसकी हम बात करेंगे। पहला जो यहाँ सिद्धांत है वो है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत या साइकोलॉजिकल थ्योरी। इसमें ये भी बहुत सिंपल सा है। इनके अनुसार ये कहना है कि व्यापारिक चक्र जो आते हैं उनके पीछे साइकोलॉजिकल फैक्टर है। क्योंकि होता क्या है, कई बार लोग बिना किसी कारण के ही बड़े खुश हो जाते हैं, निवेश करने लगते हैं, पैसा ज़्यादा खर्च करने लगते हैं, तो उनकी मानसिक वृत्ति है, इससे व्यापार में उतार चढ़ाव आता है, ऐसा मानना था कुछ इकोनॉमिस्ट का। इस सिद्धांत से ये ज्ञात नहीं होता है कि आशा तथा निराशा किन बातों पर निर्भर होती है। ये सिद्धांत व्यापारिक चक्र की पूर्ण व्याख्या नहीं करता, ये भी ठीक है। मतलब यहाँ पर हम सिर्फ पब्लिक की, लोगों की मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के आधार पर व्यापारिक चक्रों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। इन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार ये है कि लोगों की मानसिक वृत्ति के अनुसार, मानसिक वृत्ति या उनकी साइकोलॉजिकल फैक्टर्स के कारण, उनके साइकोलॉजिकल चेंजेस के कारण हमें व्यापारिक चक्र देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अब जो आपके सिलेबस में है वो है एक तो हॉटरे की मॉनेटरी थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल्स और ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी हाइक की। ठीक है, ये दोनों हम देखेंगे। अभी हम इसमें बात करते हैं हॉटरेस मॉनेटरी थ्योरी या मौद्रिक सिद्धांत, व्यापार चक्र का मौद्रिक सिद्धांत। देखो नाम से पता चल रहा है इसमें, जो R.G. हॉटरे हैं ने बताया कि व्यापारिक चक्र केवल आर्थिक संगठन, बैंकिंग और साख व्यवस्था पर ही निर्भर करता है। पर ही इन्होंने स्पेसिफिकली ये बोला कि जो व्यापारिक चक्र सिद्धांत है वो केवल और केवल बैंकिंग और साख व्यवस्था पर निर्भर कर रहे हैं, और इसके कारण ही हमें इकोनॉमी में क्या है, इकोनॉमी के अंदर इन उत्पादन, आय, रोजगार और कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। जो सूखा, बाढ़, भूकंप, युद्ध, हड़ताल आदि जो कुछ कारण हैं, ये इनका मानना था कि ये केवल आंशिक मंदी पैदा कर सकते हैं, व्यापक और सामान्य मंदी नहीं। तो ऐसा क्यों कहा इन्होंने? बैंकिंग सेक्टर को इतनी इम्पोर्टेंस और इतना फोकस क्यों किया? इनका मानना था कि अधिकांश व्यापार उधार ली हुई मुद्रा से होता है। ठीक है, ये तो हाँ, ये बात ठीक है कि जो भी ट्रेड है, बिजनेस है, वो सब बैंकों से उधार लेकर किया जाता है। मतलब काफ़ी सहूलियत होती है, पूंजी बैंकों से ही प्राप्त होती है। ठीक है, नो डाउट आज बैंकिंग सेक्टर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर में भी, गवर्नमेंट सेक्टर में भी, जहाँ भी हम देखें। तो यहाँ पर देखिए इनका हॉटरे का क्या कहना था कि बैंक क्या करते हैं, जब बहुत सस्ती दर पे उधार देते हैं
बड़ी उदारता से उधार दे रहे हैं, मतलब ऋण बहुत बढ़ा रहे हैं, ब्याज बहुत कम है, तो उस दिशा में क्या होगा, सारे व्यापारियों को, ये सारे बिजनेसमैन को बहुत इजीली मतलब ऋण या साख मिल जाएगा। तो इससे क्या होगा, निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ने से उत्पादन, रोजगार, आय, इनमें वृद्धि होगी। लेकिन अब देखो, ये तो हमने बता दी एक वृद्धि की फेस, लेकिन अब वापस किस कारण से वो डाउन हो रहा है, तो उसका इन्होंने ये कारण बताया कि एक सीमा हो जा मतलब प्राप्त हो जाती है कि उसके बाद बैंक ये सोचने लगते हैं कि बस अब उधार देना बंद करते हैं, बस बहुत हो गया। या हो सकता है कि उनका जो रिजर्व रेशियो है वो कम हो जाए, या किसी अन्य कारणों से कि उनकी जो पूंजी है वो कम हो रही है, या अपनी जो भी सिक्योरिटी पर्पस है वो उधारी की मात्रा वो कम कर दे। तो उससे क्या होगा, अचानक यदि व्यापारियों को उधार मिलना बंद हो जाए तो क्या होगा, इकोनॉमी में मनी की स्कैर्सिटी हो जाएगी, ब्याज दर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यदि कोई उधार ले भी रहे हैं तो उनकी लागत बहुत बढ़ जाएगी, लागत बढ़ने से क्या होगा, फिर धीरे धीरे उनका प्रॉफिट कम होगा, निवेश कम होगा, उत्पादन कम होगा, रोजगार कम होगा। इस तरह से इन्होंने बताया। इनका कहना था कि तेजी के समय क्या होता है, जो बहुत ज़्यादा जैसे तेजी या बूम की स्थिति है, अंधाधुंध रूप मतलब बहुत ज़्यादा उधार दिया जाता है उस समय। जो भी जैसे हम अमेरिका की बात करते हैं, सब प्राइम, वहाँ पर जो क्राइसिस हुए थे, मतलब सब प्राइम का मतलब है जो चुकाने के लिए तैयार नहीं है, मतलब ऐसे ट्रस्टवर्दी पीपल नहीं है कि जो आप उधार दे रहे हो वापस चुका देंगे, उनको भी बैंक उधार दे देते हैं। क्योंकि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, बूम की स्थिति में ईमानदार बेईमान सबको उधार दे रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होता है, जब ये उधारी कम करने लगते हैं तो उस टाइम जो ईमानदार लोग हैं, मतलब जो वापस सही टाइम पे पैसे दे रहे थे, उनको भी वो उधार देना बंद कर देते हैं बैंक धीरे धीरे। तो इससे एक वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और हमें एक अवसाद या मंदी की स्थिति देखने को मिलती है। इस प्रकार बैंकों की मुद्रा नीति का व्यापारिक गतिविधियों पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। इस तरह से हॉटरे ने व्यापार चक्रों को समझाया बैंकिंग सेक्टर से या ऋण और साख में परिवर्तन के माध्यम से। देखो यहाँ पर ठीक है, एक हम देखते हैं कि नो डाउट एक बैंकिंग साख जो है या ऋण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रभावित करने के लिए। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ ये एकमात्र ही कारण है, बहुत सारे दूसरे कारण भी हैं जो व्यापारिक गतिविधियों को प्रभावित करते हैं। जैसे हमने समग्र मांग की बात करेंगे, निवेश की बात करेंगे, जैसे मतलब नेचुरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हो सकता है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी व्यापारिक चक्रों को प्रभावित करते हैं, हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं। तो सिर्फ हम ये मानें कि सिर्फ बैंकिंग व्यवस्था या साख इस व्यापारिक चक्र को प्रभावित कर सकते हैं, ये सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका जो पूरा है ये हमने यहाँ पर देखा मॉनेटरी थ्योरी और मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। अब हम एक बात करें वो है ओवर इन्वेस्टमेंट थ्योरी की। इसमें क्या है, ये हैयक ने दी है, हैयक की अति निवेश सिद्धांत। चलो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं।